आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिसे आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड से जिस कविता का अध्ययन करेंगे उसका नाम है गांव का घर, जिसके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म गोड्डा झारखंड में हुआ था। इन्होंने गांव का घर शीर्षक कविता में ग्रामीण परिवेश की तत्कालीन अपने समय की परिस्थिति को, परिवेश को पूर्व के परिवेश से तुलना किया है कि गांव का जो घर है, जिस परिवेश के लिए, जिस वातावरण संस्कार के लिए पहले जाना जाता था, अब वहां स्थितियां बदल चुकी हैं। अब वहां आज की आधुनिकता हावी हो गई है। इन्होंने ये बताया है कि गांव के घर में सबसे बाहरी दरवाजे पे जो चौखट हुआ करती थी, वो चौखट के पास आते ही घर के लोग, बड़े बुजुर्ग अपने चप्पल, खड़ाऊं को जोर से इस तरीके से बजा देते थे या मुंह से खंखार के आवाज करके कुछ इस तरीके से घर में आते थे कि घर की बहुएं, औरतें सावधान मुद्रा में अपने आप को संभालते हुए अपना काम करती जाती थी। यानी कि वो लापरवाह ना होके सावधान हो जाती थी कि घर में पुरुष पधार रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया है कि आज की आधुनिकता के दौर में ये बातें अब खत्म होती जा रही हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई है कि उस बाहरी दरवाजे के चौखट पर ही जो दूध वाला उठावना दूध प्रतिदिन दे जाता था, उस दूध में अंगूठे को डुबा के चौखट के बगल में उस दूध से निशान बनाते जाता था प्रतिदिन, ताकि महीने के अंत में जोड़ घटाव में सुविधा हो सके कि उसने कितने दिन दूध दिया है और उसका कितना हिसाब हो रहा है, उसे कितने पैसे चुकाने हैं। यानी कि गणितीय जोड़ घटाव का वह एक जो साधन था, अब वो भी खत्म होते जा रहा है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि गांव के घर में, गांव में लोगों के मनोरंजन के लिए जो सर्कस आते थे और सर्कस वाले अपने तंबू के सबसे ऊपर प्रकाश बुलौआ इस तरीके से बहुत ऊंचाई पर एक प्रकाश को, लाइट को स्थिर करते थे कि बहुत दूर दूर तक के गांव के लोग उसको देख सकें और समझ सकें कि उस स्थान पर सर्कस हो रहा है और सर्कस को देखने के लिए हम लोग वहां पे चलें। तो वहां पे सर्कस होने का वो सूचक रहता था प्रकाश बुलौआ, माने कि प्रकाश के माध्यम से बुलावा दिया जाता था, लोगों को निमंत्रण दिया जाता था उस जगह पे आके सर्कस देखने का, जो कि उस समय मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और महत्वपूर्ण साधन भी था कि लोग दूर दराज से इन चीजों को देखने के लिए आते थे। क्योंकि उस समय में आज की तरह मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी नहीं हुआ करते थे, तो मनोरंजन के साधनों में सर्कस का एक महत्वपूर्ण स्थान था, योगदान था।
इसके बाद कवि ने, ज्ञानेंद्रपति ने यह भी बताया है, ऑर्केस्ट्रा फिल्मी गीतों की चकाचौंध में जो हमारे देशी गीत, चाहे विवाह गीत हो, भजन हो, रोपनी गीत, बारहमासा, गांव के ग्रामीण परिवेश के जो भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए देशी लोकगीत थे, वे अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। उसका स्थान ऑर्केस्ट्रा गीत, बाजा और उसकी चकाचौंध धीरे धीरे लेने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के घरों में जो लालटेन और ढिबरी दिए जला करके रोशनी की जाती थी, वो अब बीते दिन की चीज होकर बनती जा रही है। लोगों के घर में बिजली पहुंच गई है, लोग बिजली जलाकर उसका आनंद लेते जा रहे हैं। लेकिन वो बिजली भी कब आएगी, कब जाएगी, कब अंधेरा कर देगी, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जितना वो प्रकाश देती है उससे अधिक कहीं वो गायब भी रहती है, जिसे अधिक समय तक अंधेरा ही छाया रहता है। तो इस तरह से बिजली की अनिश्चितता का भी वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ग्रामीण परिवेश में ये भी जो भी देशी चीजें थी घर परिवार में, वो आए दिन अब बीती बात बनकर, इतिहास बनकर खत्म होते जा रही है। एक दूसरे के यहां वो गोबर के बने हुए उपले, कंडे, गोएठे पर जो आग जलाई जाती थी, एक घर में भी चूल्हा जल गया तो उसके अगल बगल के कई लोग एक दूसरे के यहां से चूल्हे से आग मांगकर ले जाकर अपने यहां चूल्हे में जो आग जलाते थे सुबह शाम खाना पकाने के लिए, वो दृश्य भी अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। यानी कि आधुनिकता और विकास का दौर जो है कुछ इस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पुरानी चीजें अतीत के काल में समाती चली जा रही हैं। कुछ तो अच्छी हैं और कुछ अच्छी नहीं भी हैं। कि आधुनिकता इस तरीके से ना हो कि हम अपने पुरातन अतीत के कुछ गौरव वाली चीजों को भूल जाएं, उपेक्षा कर दें, नजरअंदाज कर दें। ये नहीं होनी चाहिए कि अपने अतीत की, इतिहास की बातों को लेकर भविष्य का मजबूत नींव इस तरीके से रखें कि सफलता का परचम लहराता रहे। वर्तमान भविष्य को देखते हुए इतिहास से अच्छी बातों को लेना, उसका अनुसरण करना अति आवश्यक है। उसे पूर्ण रूपेण नजरअंदाज कर देना, अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, ग्रंथ को नजरअंदाज करने का परिणाम हमेशा दुखदायी रहा। 1700 ईस्वी के आसपास तक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने ज्ञान के लिए, समृद्धि के लिए विश्व में जगत गुरु के नाम से विख्यात था। लेकिन अतीत को भुलाने का परिणाम हुआ, आपस में बंट जाने का परिणाम हुआ, आपस में लड़ने का परिणाम हुआ कि बाहरी आक्रमणकारी आके हमें गुलाम बना लिए और दास्ता की जंजीर में वर्षों वर्ष तक यातना भुगतना पड़ा। तो गांव के घर में ऐसी इन चीजों की, प्रसंगों की चर्चा करके ज्ञानेंद्रपति ने बताया है कि जो
कल तक चीजें हमको घर घर में देखने को मिलती थी, आज वे चीजें गायब होती जा रही हैं। और इसके बाद अंत में उन्होंने क्या कहा है कि शहर के अस्पतालों और अदालतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे व्याप्त है, कि इन जगहों पे अदालत हो या अस्पताल हो, कभी ना कभी हर किसी को वास्ता पड़ता है, जरूरत पड़ती है, और इस जगह पे जाने पे व्यक्ति की हर प्रकार से दुर्गति हो रही है। एक तो परेशानी, संघर्ष, समय और रुपए पैसे की बर्बादी, और ऊपर से भ्रष्टाचार के काबिज रहने से उसे और अधिक पैसों की क्षति, ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, अधिक समय बर्बाद हो रहा है, और व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से प्रताड़ित हो रहा है इन अदालतों और अस्पतालों में भ्रष्टाचार के कायम हो जाने के कारण। तो इन चीजों पर भी ज्ञानेंद्र पति ने गांव के घर में ये व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। उसके माध्यम से जनता, शासन, प्रशासन, सरकार को जागरूक किया है कि इन चीजों पे नियंत्रण किया जा सके। तो इस प्रकार अब इस पाठ के अंत में आए हुए शब्द निधि में कुछ कड़े शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। अंतःपुर, अंतःपुर का अर्थ है घर का आंतरिक भाग जो डेवढ़ी के बाद पड़ता है। भीत, भीत का मतलब दीवार। धवल, धवल का अर्थ है उजला। गेह, गेह का अर्थ है घर। उठौना, उठौना का अर्थ है रोज बाहर से नियमित दूध खरीद कर मंगाए जाने का क्रम, यानी कि प्रतिदिन दूध लेने की जो घर में ये कार्य किया जाता है, हर दिन दूध लेने का कार्य, इसी को उठौना बोला जाता है। तो इस प्रकार गांव के घर कविता की जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपको मिली। अगले दिन अगले पाठ की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।